नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में हमारी खबरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर पाकिस्तान के हमले को लेकर के दिखाएंगे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी एयर स्ट्राइक में टीटीपी चीफ नूर वली मारा गया है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह हमला तब किया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। इसके बाद हमारी दूसरी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर के रहेगी। गुरुवार को 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर शांति नोबेल पुरस्कार की घोषणा को लेकर के होगी। वेनेजुएला की नेता विपक्ष मारिया को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का सपना टूटा है, इस बार यह सपना टूट चुका है। इसके बाद हमारी अगली खबर इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर है, जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति पहल की सराहना की है। इसके बाद हमारी अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की है। इसके बाद हमारी अगली खबर यूपी के अयोध्या से है। एक घर में विस्फोट के बाद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि विस्फोट किस वजह से हुआ है, अभी तक इसका खुलासा बाकी है। बिग न्यूज में आगे इन सभी खबरों को लेकर के विस्तार से जानेंगे। तो बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में टीटीपी चीफ को मार गिराया गया है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान ने यह हमला तब किया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। किस तरीके से यह रणनीतियां बनाई गई है और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर किस तरीके से पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सालों पुरानी दुश्मनी जग जाहिर है, जिसे पाकिस्तानी सेना ने अपनी एयर स्ट्राइक से और गहरी कर दी है। गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के कई ठिकानों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे को तालिबान सरकार ने खारिज कर दिया है। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया। तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान का तारीख गवाह है कि ऐसा मसाइल जोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है। तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जब अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद अफगानिस्तान को अमन दिया, अफगानिस्तान को तरक्की नसीब किया, इस पर कमनीति नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान भी इस खित्ते के एक आज़ाद मुल्क है। जब उधर अमन आया है तो फिर लोगों को क्यों तकलीफ है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं।
दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को बेहतर करने पर जोर दिया है। However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. Excellency, India has long extended support for the health security of Afghanistan, including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. A gift of 20 ambulances, it is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials through UNODC and are open to doing more. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to contribute to the reconstruction of residences in the affected areas. India has also been a significant provider of food assistance to the Afghan people. A further consignment will be delivered in Kabul today. The plight of forcibly repatriated Afghan refugees is a matter of deep concern. Their dignity and livelihood is important. India agrees to help construct residences for them and continue providing material aid to rebuild their lives. Our two countries, Minister, have a productive history of cooperating on water management and irrigation. We note the interest on the Afghan side in taking this further and are ready to collaborate on the sustainable management of its water resources. Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान पर हुए हमले के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपना टूट गया है। इस बार वेनेजुएला में विपक्ष की नेता मारिया को इससे नामित किया गया है। इसी के साथ साथ ट्रंप एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे और कई बार खुद को इसका हकदार भी बता चुके थे। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नाम का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप का वो सपना भी टूट गया है जिसमें वो खुद को इसका सबसे बड़ा हकदार समझते थे। साल 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को नामित किया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति का कहना है कि मारिया ने वेनेजुएला में तानाशाही के खात्मे और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में संघर्ष किया है। And committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee
has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. बता दें कि इस बार नोबेल पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवार थे। इनमें 244 लोग और 94 संगठन शामिल हैं, लेकिन सभी में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा सबसे अधिक थी। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत अब तक कई युद्ध रुकवाए हैं, लिहाजा उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ट्रंप की इस इच्छा को साकार करने में पाकिस्तान और इजराइल जैसे देश भी जुटे हुए थे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम भी एक बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नोबेल पुरस्कार के साथ ट्रंप की एक फोटो भी शेयर की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौते का ऐलान हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए अपनी खुशी व्यक्त की है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार तक इजरायली बंधक हमास की कैद से रिहा हो जाएंगे। किस तरीके से यहां पर वैश्विक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, गाजा में इस वक्त क्या कुछ स्थितियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास के बीच करीब 2 साल से जारी जंग पर अब विराम लगता दिख रहा है। ट्रंप की मध्यस्थता में हमास शांति समझौते के पहले चरण के लिए राजी हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, जल्द ही सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को एक तय लाइन तक वापस बुलाएगा। यह मजबूत और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। हमास की रजामंदी के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि सोमवार तक हमास की ओर से इजरायली बंधकों को छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास में शांति समझौते को लेकर मिस्र में 8 अक्टूबर को इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी, जिसमें गाजा से इजरायली सेना की वापसी और कैदियों की अदला बदली शामिल है। जानकारी के मुताबिक समझौते के लागू होने के 72 घंटे के अंदर लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल ने उम्मीद जताया है कि सभी बंधकों की रिहाई जल्द शुरू होगी। इनमें मृत इजरायली नागरिकों के शव भी शामिल हैं। वहीं कैदियों की रिहाई के बदले इजराइल की सेना गाजा से पीछे हटेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है समझौते के तहत हमास के लड़ाके हथियार छोड़ेंगे या फिर नहीं। दरअसल ट्रंप की पीस डील में इस बात का जिक्र था कि हमास के गाजा के शासन में कोई दखल नहीं होगा और हमास के लड़ाके अपने हथियार डाल देंगे। हमास के लीडर ऐसी शर्तों को मानने से इनकार कर चुका है। इस बीच खबर ये भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने के लिए मिस्र जा सकते हैं। इस दौरान ट्रंप शांति समझौते के अगले चरण पर बातचीत करेंगे। हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को लेकर के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहे हैं। दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। राजनाथ सिंह के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान क्या कुछ देखने को मिला, भारत की ओर से क्या कुछ प्रस्ताव यहां पर रखे गए और समझौतों पर किस तरीके से हस्ताक्षर हुए हैं, क्या कुछ ये समझौते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसमें भारत को भरोसेमंद देशों का साथ भी मिल रहा है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा के क्षेत्र में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित संसद भवन की है, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में प्रगति की सराहना की है। इस बैठक के अंत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी शामिल हुए। Our defense exports have reached approximately 23,622 crore, or approximately $2.76 billion last year. And Indian companies now export to around 100 countries. Friends, strategic reforms such as Make in India, production-linked incentive schemes, and a digital transformation have fostered a conducive environment for innovation, investment, and manufacturing growth. India's young and skilled workforce, expanding infrastructure, and rising technological capabilities are further strengthening its role as a global economic hub and a reliable partner in resilient supply chains. This economic momentum not only enhances India's strategic influence, but also creates vast opportunities for international collaboration and investment. We have liberalized our foreign direct investment policy in the defense sector. Up to 74% FDI is now allowed under the automatic route, and beyond that through government route, and especially when it brings in modern or state-of-the-art technology. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया भारत का ऑल टाइम भरोसेमंद पार्टनर है और इस रक्षा समझौते से रिश्तों को और गहराई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में अब व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्वदेशी मेले 2025 का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये मेला 10 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा और पूरे यूपी के 75 जिलों में आयोजित हो रहा है। उद्घाटन अवसर पर सीएम ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हरेक भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। सीएम योगी ने मेले में लगे कई स्टॉल्स का निरीक्षण किया, जहां हथकरघा, खादी, हैंडलूम और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री हो रही थी। उन्होंने कारीगरों से बातचीत की और उनकी मेहनत की सराहना की। संबोधन में सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापार का स्तर अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। पहले जहां व्यापारियों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता था, अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मेला वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत करने के साथ साथ दीपावली से पहले ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। खादी और ग्रामोद्योग वस्तुओं पर 25% की छूट की सुविधा दी गई है। आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी। उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे। लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी। अन्यथा जो अराजकता थी, उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया। उद्घाटन के अलावा सीएम योगी ने गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डेरिया बाईपास रोड पर पाम पैराडाइज में आयोजित कार्यक्रम में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों को कुंजियां वितरित की गईं। उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। 16 एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। स्वदेशी मेला 2025 यूपी के छोटे उद्योगों को नई ऊंचाई देगा और व्यापारियों में विश्वास जगाएगा। सीएम योगी के इस प्रयास से आत्मनिर्भरता का संदेश हर घर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।